हेलो दोस्तों, यू आर वेरी वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं अबाउट द फंक्शन, दैट इज़ चैप्टर 2 ऑफ क्लास 11th मैथमेटिक्स। ठीक है, तो मैं पहले आपको थोड़ा ब्रीफ कर दूँ अबाउट दिस टॉपिक और कॉन्सेप्ट। ये सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इन द होल मैथमेटिक्स। आप जब तक मैथमेटिक्स के साथ रहेंगे, 11th 12th, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, PhD, पोस्ट डॉक, कितनी पढ़ाई करेंगे, अगर आपके साथ मैथमेटिक्स है तो फंक्शन चलता ही रहेगा। और इसीलिए आज फंक्शन को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आज अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग कर लिए तो यू आर नॉट गोइंग टू स्ट्रगल विद दिस कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो कहीं कहीं भी आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बेसिकली ऑन द हायर लेवल, ठीक है, तो फंक्शन की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। इसलिए आज के लिए स्पेशल एडवाइस है आप लोगों को, जब मैं कॉन्सेप्ट को समझा रहा हूँ आपको, देन डोंट नोट इट, आराम से सुनिए आप। उसके बाद जब मैं समझा लेता हूँ तो इधर यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ द स्क्रीन और यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन द पॉइंट्स। ओके, तो आज के लिए स्पेशल ये गाइडलाइंस है, इसको फॉलो करिए। थैंक यू। अब आगे बढ़ते हैं टुवर्ड द चैप्टर। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए, अभी तक हमने सेकंड चैप्टर में दो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं। फर्स्ट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट, सेकंड इज रिलेशन। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या था? दो सेट थे ए एंड बी, इन दोनों में से एक एलिमेंट यहाँ से उठाया गया, दूसरा एलिमेंट यहाँ से, और बन गया कार्टेशियन प्रोडक्ट। लेट अस अज्यूम इट इज़ कार्टेशियन प्रोडक्ट। ओके, देन हमने क्या पढ़ा इसके बाद? हमने पढ़ा इसके बाद रिलेशन। उसमें क्या कहा गया कि जब ये दोनों पेयर बन रहे हैं तो कैसे हम लिख सकते हैं इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को साथ में? कोई रीज़न होना चाहिए। मान लीजिए अगर ए में एलिमेंट्स हैं 2 3 4, बी में एलिमेंट हैं 5 6 7, अगर हम इसको एक साथ लिख रहे हैं 2 5 को या 3 6 को, देयर मस्ट बी सम रीजन बिटवीन दिस। ठीक है, तो उसको हमने कहा, उसी को हम कहते हैं रिलेशन। अगर कोई लॉजिक बैठ रहा है दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, तो उसे हम कहेंगे रिलेशन। ठीक है, तो होता क्या था, मान लीजिए हम लेते थे कोई सेट जिसमें दो ऑब्जेक्ट हुए, तो उसी का एक सबसेट जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसका सबसेट ही रिलेशन होता था। रिलेशन की डेफिनेशन में जो ऑर्डर पेयर्स आते थे उनको हम रिलेशन में लिख लिया करते थे। ठीक है, इतना आप समझ गए। अब एक और स्पेशल कंडीशन लगा दी जाए, कि अगर आप एक इनपुट डालेंगे तो एक ही आउटपुट आए। इसको मैं कई बार रिपीट करूँगा, आपको समझाऊंगा अच्छे से। देखिए, एक एग्जांपल ले लेते हैं, उसके बाद आपको बेटर वे में अंडरस्टैंडिंग होगी। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी। यहाँ है 2 4 6, यहाँ ले लेते हैं 4 6 8। रिलेशन में क्या था कि हमने मान लीजिए कोई रिलेशन दिया और पेयर्स को जॉइंट करना शुरू किया। हम इस तरीके से भी कर सकते हैं इसको, जॉइंट, जैसे अगर मैच कराना रिलेशन को तो ठीक है, इस तरीके से किया जा सकता है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, अगर कोई फंक्शन दिया हो, कोई दो सेट दिया है ए एंड बी, यहाँ पे भी सेम ऑब्जेक्ट्स हैं, यहाँ देखिए, और यहाँ मैच किया गया इस तरीके से, एक एलिमेंट को एक एलिमेंट से मैच किया गया है। ठीक है, एक एलिमेंट को एक एलिमेंट से मैच किया गया है, तो ये भी एक रिलेशन है। दोनों ही केसेस में रिलेशन है, यहाँ भी सम रिलेशन है, यहाँ भी सम रिलेशन है। ओके, डिफरेंस क्या है? ये देखिए डिफरेंस क्या है। यहाँ पे एक इनपुट देने पे दो इनपुट निकल के आ रहे हैं। ये देखिए 1 और 2, और सब ठीक है। यहाँ पे एक इनपुट से एक आउटपुट है, यहाँ एक इनपुट से एक आउटपुट है, बट इसमें एक इनपुट देने पे दो आउटपुट निकल रहे हैं। इसी कंडीशन को अगर लगा दिया जाए कि एक इनपुट से एक ही आउटपुट आए, तो वो जो रिलेशंस होंगी सारे फंक्शन कहे जाएंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमने एक इनपुट दिया, एक आउटपुट आया, एक इनपुट दिया, एक आउटपुट, एक इनपुट दिया, एक आउटपुट, एक इनपुट दिया, एक आउटपुट। ओके, तो क्या कहेंगे इसको? इस तरीके से समझिए कि यहाँ एक मशीन लगी हुई है जिसे हम कहेंगे फंक्शन।
दिस मशीन इज कॉल्ड फंक्शन। इस मशीन में आपने 2 की एंट्री कराई और उसने प्रोड्यूस किया नंबर 4। इस मशीन में आपने एंट्री कराई 4 की, यहाँ से प्रोड्यूस हुआ नंबर 6। ठीक है, तो एक सिंपल कॉन्सेप्ट है, वेरी वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, कि अगर कोई ऐसी रिलेशन है जिसमें कि एक इनपुट देने पे एक ही आउटपुट आता है, ओनली वन आउटपुट, ठीक है, एक इनपुट देने पे एक ही आउटपुट आता है, तो उस रिलेशन को हम कहेंगे फंक्शन। क्लियर है? बट अलग अलग इनपुट देने पे सेम आउटपुट आ सकता है। ठीक, जैसे कि यहाँ पे एक देखिए केस है, हियर इज अ केस। आपने एक इनपुट दिया, एक आउटपुट आया। आपने एक इनपुट दिया, एक आउटपुट आया। आपने यहाँ भी एक इनपुट दिया, एक ही आउटपुट आया बट सेम आउटपुट आ गया। दैट इज़ नॉट एन इशू, वो कोई इशू नहीं है, वो चलेगा फंक्शन में। बट एक इनपुट से एक ही आउटपुट आना चाहिए, सेम आउटपुट आ सकता है। ऐसे भी केसेस हो सकते हैं कि आप यहाँ पे 4 एलिमेंट दें, एक एग्जांपल करूँ समझाता हूँ मैं आपको। 1 2 3 4 और यहाँ पे बस 6 हो एंड 7 हो और सारे ही 6 से ही मैच कर रहे हो। लेकिन यहाँ पे भी देखिए क्या हो रहा है, आपने एक इनपुट दिया, एक आउटपुट आया, 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 बट आउटपुट यहाँ पे सेम है, तो दैट इज़ नॉट एन इशू। ठीक है, तो सिंपल डेफिनेशन है, वो रिलेशंस जिनमें एक इनपुट देने पर एक आउटपुट निकल के आ रहा है उसको हम कहेंगे फंक्शन। ठीक है, और यहाँ पे कोई समझने के लिए आपको बताता हूँ मैं। यहाँ पे कोई बीच में मशीन लगी हुई है जो कि सारे 1 2 3 4 को 6 में कन्वर्ट कर दे रही है। ठीक है, और उसी मशीन को हम कह देंगे फंक्शन। ठीक है, फंक्शन में आप एक इनपुट डालेंगे, एक आउटपुट निकल के आ जाएगा। ठीक है, मैंने सेम को चीज़ों को 10 से 15 बार कह दिया है, अब आपके दिमाग में आई थिंक छप गया होगा ये चीज़। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट दिया गया है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। इसको, ये फंक्शन है, ये वाला एग्जांपल, दिस इज नॉट फंक्शन, एंड दिस इज फंक्शन। ठीक है, एक इनपुट से 2 आउटपुट नहीं आना चाहिए, बस एक ही कंडीशन है। और सारे इनपुट के लिए कोई ना कोई आउटपुट होना चाहिए, जितने इनपुट हैं। ओके, जितने इनपुट हैं उसके लिए आउटपुट होना चाहिए। अब देखिए डेफिनेशन क्या लिखी गई है, रिलेशन एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। सेट ए में जितने भी इनपुट होंगे, सेट ए में इनपुट होते हैं, जितने भी इनपुट होंगे सबके लिए एक आउटपुट होना चाहिए और एक ही होना चाहिए आउटपुट। फंक्शन एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज सेड टू बी फंक्शन इफ़ एवरी एलिमेंट, देखिए यहाँ लिखा गया है एवरी एलिमेंट, मतलब हर एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए के हर एलिमेंट के लिए 1 एंड ओनली 1 इमेज, यहाँ इमेज बोल दिया गया है, मैं आपको आउटपुट के थ्रू समझा रहा था, आउटपुट क्या है जिससे आप समझ सकें आसानी से। ठीक है, तो यहाँ जो मैंने आपको एग्जांपल समझाए इसमें समझ लीजिए। यहाँ पे 2 था, इसका इमेज 4 है, 4 था यहाँ पे, इसका इमेज 6 है, 6 है, इसका इमेज भी 6 ही है। और यहाँ इस एग्जांपल में यहाँ 1 का इमेज 6 है, 2 का इमेज भी 6 है, 3 का इमेज भी 6 है, 4 का भी इमेज 6 है। ठीक है, बट यहाँ पे ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ एक इनपुट देने पे 2 आउटपुट निकल के आ गए। देखिए यहीं पे कंडीशन वायलेट हो गई। अब जो ये मैंने समझाया हुआ है इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए यहाँ क्या बोला गया है इन दिस नोट, इफ़ एफ इज़ अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, मान लीजिए दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी। ठीक है, एरो डायग्राम से कॉन्सेप्ट को समझना आसान होता है, इसलिए मैं हर जगह एरो डायग्राम का ही हेल्प लूँगा जिससे आप लोग वेरी इजीली समझ सकें। तो फंक्शन है ए एंड बी और बोला जा रहा है कि दिस कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये है तो कार्टेशियन प्रोडक्ट आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, इट इज़ कार्टेशियन प्रोडक्ट। और यहाँ पे ए एंड बी लिखा गया, मतलब ए यहाँ पे होगा और बी यहाँ पे होगा।
इन दिस सेट, ठीक है। क्या बोला गया है, एफ कार्टेशियन प्रोडक्ट जिसमें कि एलिमेंट्स हैं ए एंड बी, वो बिलोंग कर रहा है एफ से, मतलब कोई फंक्शन एफ है। तो सिंपल सी बात है, अगर बिलोंग कर रहा है तो आप इसको यहाँ मिला सकते हैं पैराडाग्राम, और यहाँ लगी है मशीन, इसको कहेंगे फंक्शन, ठीक है। देन एफ ए इज इक्वल टू बी, देखिए इसका क्या मतलब हुआ, जो ये लाइन लिखी है एफ ए इज इक्वल टू बी, आपने यहाँ इनपुट डाला, दिस इज इनपुट, दिस इज इनपुट, एंड ये निकल के आया आपका आउटपुट, ठीक है। इनपुट को क्या कहते हैं, इनपुट को कहते हैं हम लोग डोमेन, और आउटपुट क्या कहते हैं, रेंज, ओके। आगे क्या लिखा गया है, बी इज कॉल्ड द इमेज ऑफ एफ अंडर ए, ये जो बी है इमेज है, इमेज ऑफ ए, ठीक है। और ए इज कॉल्ड, जो ए है वो है प्री इमेज ऑफ बी, ठीक है। ए इज प्री इमेज ऑफ बी एंड बी इज इमेज ऑफ ए, ठीक है। आप ये बस इंग्लिश टर्मिनोलॉजी है, कुछ खास इसमें दम नहीं है, जो कॉन्सेप्ट था आपने वो सीख लिया है। कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर कोई ऐसी रिलेशन है जिसमें कि एक इनपुट डालने पे एक ही आउटपुट निकल के आ रहा है, और सारे जितने इनपुट हैं, जो इनपुट का सेट है, हर इनपुट के लिए एक आउटपुट ही होना चाहिए, एक ही आउटपुट होना चाहिए, लेकिन होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी इनपुट के लिए आउटपुट ही ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। दो कंडीशन क्या क्या हो गई, पहला कंडीशन क्या है, एक इनपुट से एक आउटपुट, दूसरी कंडीशन क्या है, हर इनपुट के लिए आउटपुट होना चाहिए, ठीक है। और आप लोग इससे कंफ्यूज मत होइएगा कि जो आउटपुट है अलग अलग ही हो, आउटपुट सेम हो सकता है। जैसे मैंने पीछे एग्जाम्पल्स में समझा दिया है कि 4 इनपुट दिए थे मैंने, 1 2 3 4, सबका आउटपुट 6 ही निकल के आ रहा है थ्रू फंक्शन, तो वो भी एक फंक्शन ही है, ठीक है। अब इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। देखिए बहुत सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ आपको, और इसको समझना बहुत ज़रूरी है। आगे आप देखिएगा कितना आप इंजॉय करेंगे यही समझ के। चलिए, यहाँ पे बेसिकली डिनोशन दिया गया है कि कैसे फंक्शन को डिनोट करते हैं। कोई फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी, तो इसको लिखा जाएगा इस तरीके से, फंक्शन दिस इज कॉलन देन ए टू बी, ओके। इसको नोट डाउन कर लीजिए, दोनों पॉइंट्स को नोट डाउन कर लीजिए, और जो मैंने यहाँ समझाया है इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। देखिए इसको मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। यहाँ लिखा है फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी, इसका मतलब वही है, यहाँ सेट ए है, यहाँ सेट बी है, इसके बीच में फंक्शन वाली मशीन लगी हुई है, ठीक है। अब इतने बड़े डायग्राम को बनाने से बढ़िया है बस इतनी इंग्लिश लिख दी जाए, इसका मतलब यही है, इट इम्प्लाइज दिस, ओके। चलिए, यहाँ एक आगे क्वेश्चन दिया गया है, आपको बताना है कि ये फंक्शन है कि नहीं, और आप बहुत ही आसानी से इसको बता देंगे क्योंकि आपने बहुत ही अच्छे से समझ लिया है फंक्शन के कॉन्सेप्ट को। देखिए यहाँ पे जो रिलेशन दी गई है वहाँ पे क्या इनपुट है, हमने इनपुट दिया 9। देखिए यहाँ कितने आउटपुट निकल के आ रहे हैं, एक आउटपुट ये हो गया, दूसरा आउटपुट ये हो गया, तो यहीं पे कंडीशन वायलेट हो गई। बाई गिविंग वन इनपुट वी कांट गेट 2 आउटपुट इन अ फंक्शन। Here for each element of set P have 2 images in set Q, so it is नॉट अ फंक्शन। देखिए 4 के लिए भी यहाँ पे 2 इमेजेस निकल के आ रही हैं, 2 -2। 25 के लिए भी 2 इमेजेस निकल के आ रही हैं, 5 एंड -5, ओके। तो ये फंक्शन नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे अगेन वन मोर क्वेश्चन इज गिवन फॉर यू। क्या बोला गया है, इसको आप खुद से ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज करके
देन देखिएगा सोल्यूशन। देखिए यहाँ पे दो फंक्शन, एक ही फंक्शन दिया गया है, जो रिलेशन है ए टू ए है, मतलब एक ही उसी फंक्शन से डोमेन भी है, उसी से रेंज भी है। तो अगर हम यहाँ f की जगह पे y लिखा गया है, देखिए यहाँ y की वैल्यूज़ निकालनी है, क्योंकि y डिपेंड कर रहा है x पे। y इज़ इक्वल टू एक्स प्लस वन, इट्स मीन्स y इज़ डिपेंडिंग ऑन x। ठीक है, फंक्शन मतलब y में जो इनपुट है x है और आउटपुट निकल के आ रहा है y। जैसे फंक्शन में इनपुट x था और फंक्शन की वैल्यू निकल के आती थी कुछ x का इनपुट देने पे। वैसे ही देखिए यहाँ पे इनपुट अगर दिया जा रहा है 1 दिया गया इनपुट, तो 2 आया, और 2 इनपुट देंगे तो 2 + 1 = 3, 3 इनपुट देंगे तो 3 + 1 = 4, 4 इनपुट देंगे 4 + 1 = 5, 5 इनपुट देंगे तो 5 + 1 = 6, 6 इनपुट देंगे तो 6 + 1 = 7। ओके, अब देखिए यहाँ मैच कराना शुरू करते हैं बाय एरो डायग्राम। 1 से यहाँ मैच कराएंगे, 1 देने पर क्या आया था 2, 2 इनपुट देने पर क्या आया 3, 3 इनपुट देने पे 4, 4 इनपुट देने पे 5, 5 इनपुट देने पे 6, और 6 इनपुट देने पे आया था 7, जो कि इसमें नहीं है। 7 डज नॉट बिलोंग टू ए, 7 डज नॉट बिलोंग टू ए। ओके, तो डेफिनेशन क्या थी, हर इनपुट के लिए एक आउटपुट होना चाहिए और एक ही आउटपुट होना चाहिए। देखिए पहली कंडीशन क्या थी, 1 इनपुट से 1 आउटपुट आना चाहिए, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। दूसरी कंडीशन क्या थी, एवरी इनपुट, फॉर एवरी इनपुट मस्ट बी 1 आउटपुट। ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई। देखिए यहाँ हमने जब 6 वैल्यू पुटअप की, जब हमने यहाँ 6 वैल्यू पुटअप किया तो यहाँ 7 आ गया, और 7 1 से बिलोंग नहीं करता है, तो हम 6 को कहीं मैच नहीं करा पाए। ठीक है, तो दिस कंडीशन इज वायलेटेड, दिस कंडीशन इज वायलेटेड, हैंस इट इज नॉट अ फंक्शन। सिंस, क्या रीज़न क्या है, सिंस फॉर 6 देयर इज नो इमेज। 6 डालने पे उसकी कोई इमेज मिली ही नहीं, मतलब कोई आउटपुट आया ही नहीं, तो ये फंक्शन नहीं है। ओके, मैं हर टाइप के एग्जाम्पल्स करा दे रहा हूँ जिससे कि आपको कन्फ्यूज़न रह ही ना जाए। बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए इस टॉपिक में, इस कॉन्सेप्ट में। और कन्फ्यूज़न रह गया तो इट विल बी विथ यू फॉर अ लाइफ टाइम, जैसे आप पढ़ते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आपको कुछ भी डाउट है जस्ट राइट डाउन दैट इन कमेंट सेक्शन, आई विल बी देयर फॉर यू। यहाँ देखिए एक अलग एग्जाम्पल दिया गया है, इसमें भी आपको बताना है यहाँ कि ये फंक्शन है या नहीं। देखिए क्या कहा गया, 2 के लिए 1 है, हमने 2 इनपुट दिया 1 मिल गया, 3 के लिए 1 है, 4 के लिए 2 है। कंडीशन क्या थी हमारी, देखिए इसको मैं भी एरो डायग्राम से समझाता हूँ। यहाँ इन डोमेन में क्या है 2 3 4, 2 3 4, और रेंज में क्या है 1 1 2, 1 1, एक ही बार लिखेंगे। देखिए 2 हमने इनपुट दिया, 1 से मैच कर गया है। 3 इनपुट दिया, 3 इनपुट दिया 1 से मैच कर गया। 4 इनपुट दिया 2 से मैच कर गया। यहाँ पे भी देखिए दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हैं, एक इनपुट देने पे एक ही आउटपुट आया है, और फॉर एवरी इनपुट देयर इज एन आउटपुट। ठीक है, मतलब हर डोमेन के लिए एक इमेज है।
तो इट इज़ अ फंक्शन फॉर एवरी एलिमेंट देयर इज एन इमेज hence it is a function। ओके, चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए देखिए यहाँ पे दूसरा एग्जांपल दिया गया है, इसमें 4 कार्टेशियन प्रोडक्ट हैं। इसके लिए भी हम सेम काम करेंगे। वी विल ड्रॉ एरो डायग्राम। यहाँ पे 2 है, डोमेन में देखिए 2 है, 3 है, 4 है, 2 3 4। रेंज में क्या है 2 4 3 4 मीन्स 2 3 4, रेंज भी यही है। आप पहला जो प्रोडक्ट उठाइए, 2 से 2 को मैच करा दिया हमने, अगेन 2 को 4 से मैच करा दिया, 2 को 4 से मैच करा दिया, 3 को 3 से एंड 4 को 4 से। तो यहाँ पे देखिए फॉर एलिमेंट 2 देर इज 2 images which is not acceptable in the case of function। Here for element 2 there are 2 images, so it is not function। ओके, अगला एग्जांपल देखिए आप लोग। अगले एग्जांपल में क्या है, यहाँ पे 6 ऑर्डर्ड पेयर्स दिए गए हैं। इसके लिए हम सेम काम करेंगे। विल जस्ट ड्रा एरो डायग्राम 1 2 3 4 5 6 एंड हेयर क्या है इसमें रेंज में 2 3 4 5 6। चलिए मैच कराते हैं। 1 से 2 को मैच कराएंगे, ये हो गया। 2 को 3 से मैच कराना है, 3 से 4 को, 4 से 5 को, 5 से 6 को, और यहाँ 7 भी है, 6 को 7 से। यहाँ देखिए यहाँ पे हर एलिमेंट के लिए एक ही इमेज है, और सेकंड थिंग हर एलिमेंट के लिए इमेज है। ओके, एवरी एलिमेंट हैव एन image, so it is a function। ओके, अब हम बढ़ते हैं टुवर्ड द न्यू नोट। यहाँ पे डिफाइन किया गया बेसिकली, यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया है, दैट इज़ अबाउट द रियल फंक्शंस। ठीक है, तो अभी तो हम लोग बहुत ब्रॉडर एस्पेक्ट में जा रहे थे, अब हम इसको नैरो डाउन करेंगे। ठीक है, अभी मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि फंक्शंस में क्या किस टाइप के फंक्शन आते हैं, किस टाइप के फंक्शन आते हैं, बिकॉज यू आर इन क्लास 11th। तो वही यहाँ बस एक तरीके से चीज़ों को नैरो कर दिया गया है थ्रू दिस डेफिनेशन। हम एक नैरो रेंज में चले गए हैं, ब्रॉडर एस्पेक्ट को छोड़ के फंक्शन के। ठीक है, यहाँ पे है क्या डेफिनेशन है, देखिए फंक्शन विच हैज़ ईदर रियल नंबर सेट और वन ऑफ द इज सबसेट्स एज इट्स रेंज। रेंज क्या होता है, रेंज इज़ आउटपुट। फंक्शन में आप कोई इनपुट देंगे, वहाँ से कुछ निकल के आएगा आउटपुट, वो है रेंज। तो यहाँ क्या कहा गया है, अगर इनपुट देने पे जो रेंज है, जो आउटपुट है, वो अगर रियल नंबर आता है, रियल नंबर का सेट आता है, या फिर रियल नंबर में ही कुछ एक सबसेट आ जा रहा है, मतलब है वो रियल नंबर ही, तो इसको हम कह देंगे रियल वैल्यूड फंक्शन। रियल वैल्यूड फंक्शन, समझिए वैल्यूड का क्या मतलब है। अगर आप कोई इनपुट डाल रहे हैं कहीं, वहाँ से कुछ आउटपुट निकल रहा है, तो आउटपुट तो बेसिकली वैल्यू है ना। आपने कहीं 10 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया और 5 साल बाद वो 50 रुपये हो गया, तो 50 रुपये उसकी वैल्यू हो गई ना। 10 रुपये डाले थे इनपुट और 50 रुपये वैल्यू हो गई। ठीक है, इस तरीके से समझिए, इसलिए यहाँ वैल्यू बोला गया, रियल वैल्यूड फंक्शन उसको कहेंगे। ठीक है, आप इनपुट कुछ भी डाल रहे हैं, बट जो आउटपुट निकल के आ रहा है वो रियल नंबर या तो है, या फिर रियल नंबर का एक सबसेट है। रियल नंबर क्या होता है, -∞ टू लेके इन्फिनिटी तक, दिस इज़ रियल नंबर। और इसमें या तो रियल नंबर ही है पूरा आउटपुट, या फिर एक छोटा सा हिस्सा इस नंबर लाइन का। ठीक है, तब भी वो
रियल वैल्यूड फंक्शन कहा जाएगा। देखिए दिस इज द इम्पॉर्टेंट टर्म, रियल वैल्यूड फंक्शन। और फर्दर आगे क्या कहा गया है इसमें, फर्दर इफ इट्स डोमेन मीन्स इनपुट इज ऑल्सो इधर रियल नंबर और सबसेट ऑफ रियल नंबर। मतलब पहले हमने बात की पहले लाइन में कि जो आउटपुट निकल रहा है वो रियल नंबर हो या फिर उसका सबसेट हो, तो उसको कहेंगे रियल वैल्यूड फंक्शन। वैल्यूड समझिएगा, वैल्यूड इज़ अ क्रिटिकल वर्ड इन दैट। ठीक है, देखिए मैं आपको और ही डिटेल समझाता हूँ इसको। अगर कोई फंक्शन है, उसका डोमेन है, दिस इज डोमेन, दिस इज रेंज। तो इस डेफिनेशन में जो कहा गया है, अगर जो रेंज है वो या तो रियल नंबर हो जाए और अगर ये बिलोंग कर जाए रियल नंबर से, मतलब सबसेट हो जाए रियल नंबर का, तब तो हम फंक्शन को कहेंगे रियल वैल्यूड फंक्शन। ठीक है, अगर इसके साथ साथ एक और कंडीशन ऐड ऑन हो जाती है कि जो डोमेन था वो भी आपका रियल नंबर हो जाए, या तो रियल नंबर हो जाए या फिर बिलोंग कर जाए रियल नंबर से। ठीक है, तब इन दोनों कंडीशंस को मिलाते हुए हम फंक्शन को कह देंगे रियल फंक्शन। ओके, अब आप समझ गए होंगे और इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब इसी को समझिएगा, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि रियल वैल्यूड फंक्शन होने के लिए बस रेंज को रियल होना चाहिए, बस रेंज को। बट रियल फंक्शन होने के लिए दोनों कंडीशन है, रेंज भी रियल होना चाहिए और डोमेन भी रियल नंबर होना चाहिए पूरा। ठीक है, इसको नोट डाउन करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, यहाँ पे एक फंक्शन दिया गया है और हमें बताना है कि यहाँ देखिए, यहाँ बोल दिया गया है एन इज़, ये तो जानते ही हैं, एन नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। और इसके आगे देखिए, डिफाइन अ रियल वैल्यूड फंक्शन। रियल वैल्यूड फंक्शन यहाँ बोला गया है, इसका मतलब जो रेंज है वो रियल नंबर से बिलोंग करेगी। ठीक है, और ये रियल नंबर है भी नेचुरल नंबर। बाय यूजिंग एफ एक्स इजकल टू 2x+1। और यहाँ पे हमको इस टेबल को कंप्लीट करना है, दैट इज़ वेरी इजी थिंग, यू कैन डू इट इन क्विक वे। y को ही हम लिखते हैं एफ एक्स। ठीक है, एफ एक्स क्या है, 2x+1। इसको कन्फ्यूज मत होइएगा, कभी इसको इस तरीके से लिख दिया जाएगा, ये भी सही है, कभी इसको ऐसे लिख दिया जाएगा, ये भी सही है। ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, y भी देखिए आपका, y भी x पे डिपेंडेंट है, x की वैल्यू डालेंगे तभी y निकल के आएगा, y डिपेंडेंट है x पे ना। और यहाँ पे भी फंक्शन देखिए x पे डिपेंडेंट है, x की वैल्यू डालेंगे फंक्शन में तभी f(x) निकल के आएगा। ठीक है, इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा आप लोग कभी भी, इसको अल्टरनेटिवली कभी कुछ भी यूज करते हैं। ठीक है, दोनों ही सही है। चलिए आप क्वेश्चंस को कीजिए। यहाँ पे f में अगर x की वैल्यू 1 पुट अप करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 × 1 + 1 = 3। यहाँ आप पुट अप कर सकते हैं 3। ओके, और f में जब 2 पुट अप करेंगे तो हो जाएगा क्या, 2 × 2 + 1 = 5। हेयर इट विल बी 5। ठीक है, f में जब 3 पुट अप करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 × 3 + 1 = 7। तो यहाँ हो जाएगा 7। f में जब 4 पुट अप करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9। इट इज़ 9। f में जब 5 पुट अप करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 11। यहाँ 11 फिल अप कर दीजिए। वीडियो को पॉज करके आप ट्राई कर लीजिएगा, उसके बाद ही सोल्यूशन देखिएगा। ठीक है, यहाँ जब 6 पुट अप करेंगे तो क्या होगा, 2 × 6 + 1 = 13। यहाँ 13 पुट कर दीजिए। अब जब f में 7 पुट अप करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15। यहाँ 15 आ जाएगा। ओके, दिस इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन। ये जस्ट आपके प्रैक्टिस के लिए इसे दिया गया है, जिससे कि आपको हल्का सा अवेयरनेस हो जाए, हल्का सा इंट्रोडक्शन आपका हो जाए टुवर्ड द फंक्शन। फिर आगे तो बहुत पढ़ना है अबाउट दिस। ओके, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे है हम कुछ फंक्शंस के ग्राफ ड्रॉ करना सीखेंगे। ठीक है, और ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, वी विल जस्ट फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ f(x) बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x
फंक्शन में इनपुट देंगे, आउटपुट निकल के आएगा और उस इनपुट एंड आउटपुट की मदद से कोऑर्डिनेट सिस्टम पे उसको पिन करेंगे। जब कई सारे नंबर चेक कर लेंगे फिर उन पॉइंट्स को मिला देंगे। ठीक है, अब धीरे धीरे बहुत एक्सपर्ट हो जाएंगे इस चीज़ों में। साथ बने रहिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आपके फिंगर टिप्स पे सब रहेगा। चलिए, यहाँ पे कुछ फंक्शंस को इंट्रोड्यूस भी किया जा रहा है आपके लिए, दे मे बी न्यू फॉर यू। तो बहुत ही ध्यान से इसको देखिएगा और ध्यान से देखने के बाद नोट डाउन कीजिएगा। और इस क्वेश्चन नोट कर लिया होगा, आई होप आपने इसको या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए आप लोग वीडियो को पॉज करके। चलिए आगे चलते हैं। अब दिस इज द पहला फंक्शन है आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है, ये बेसिकली नेम दिए गए हैं कुछ फंक्शंस को जो कि बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज़ होते हैं। मान लीजिए अगर मुझे किसी से बात करनी है वर्ड में इन मैथमेटिक्स में, तो उसको बोलूँगा नहीं कि हाँ y = a0 + a1 x² + a2 x², ये वाला फंक्शन है। सीधे जस्ट सिंपली यू कैन से दिस इज पॉलिनोमियल, वी आर टॉकिंग अबाउट द पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट और फ्रिक्वेंट जो फंक्शंस हैं उनको सब नेम दिए गए हैं, उसी को हम आज इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं जिससे कि आपको ईज रहे थ्रू रीडिंग दिस सब्जेक्ट। ओके, तो उन्हीं में से एक फंक्शन है आइडेंटिटी फंक्शन। इसमें क्या कहा गया है, दिस इज फंक्शन फ्रॉम R to R फ्रॉम रियल नंबर्स टू रियल नंबर्स। इसका मतलब क्या हुआ, इसका इनपुट भी रियल नंबर है, इसका आउटपुट भी रियल नंबर है। ठीक है, अगर आउटपुट रियल नंबर है तब तो रियल वैल्यूड फंक्शन हो गया, बट यहाँ पे इनपुट को भी रियल दिया गया है, तो इनपुट आउटपुट दोनों रियल अगर हो गए तो ये हो गया रियल फंक्शन। ठीक है, ये हो गया रियल फंक्शन। यहाँ डिफाइन किस तरीके से किया गया है, y = fx = x। y की जो वैल्यू है x के इक्वल ही है बट x पे डिपेंडेंट है। ठीक है, जो फंक्शन है वो x है और x पे डिपेंडेंट है, बस x ही है इसमें। बहुत सिंपल, बहुत इजी नोट से हम लोग शुरू कर रहे हैं। चलिए, अब वैल्यूज पुटअप करते जाएंगे और उस चीज़ को इस ग्राफ पे हम लोग पिन करते जाएंगे जिससे कि हम एक बढ़िया से लाइन खींच सकें आफ्टर दैट मच लेबोरियस वर्क। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे x की वैल्यू लेते हैं पहले 0, तो क्या आएगा f, तो x की वैल्यू का 0 पुटअप करेंगे तो x तो 0 ही है, ये 0 आ जाएगा। अगर f की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो x यहाँ 1 पुट हो जाएगा। x की वैल्यू 2 पुट करेंगे यहाँ 2 हो जाएगा। x की जगह 3 पुट करेंगे, यहाँ y भी अब लिखते चलिए जिससे आपको आसानी रहे। x = यहाँ हमने 0 लिया है, यहाँ पे x = 1 लिया है, यहाँ पे x 2 लिया है, यहाँ x 3 ले रहे हैं और ये भी 3 आ रहा है। मतलब जो वैल्यू x की है वही वैल्यू y की भी आ जा रही है हमेशा। तो यहाँ पे देखिए 0 पे 0 आ गया था, 1 पे 1 आ गया, 2 पे 2 आ गया, 3 पे 3। ये पॉइंट्स आप लोग लिख ले रहे हो ना। मान लीजिए 3, अगर 3 एंड 3 को दिखाना है तो यहाँ पे 3 है, तो हेयर इट इज़ 3, और यहाँ भी 3 है। ये x है, ये y है, तो ये 3, ये 4। और अब कुछ नेगेटिव वैल्यूज भी पुटअप करके देख लेते हैं। x की वैल्यू -1, x की वैल्यू -1 रखेंगे तो fx क्या हो जाएगा, इट विल बी -1। x की वैल्यू -2 रखेंगे तो f -2 = -2। चलिए, हमने यहाँ वैल्यूज़ निकाल रही हैं। अब हम पॉइंट्स को दिखाते जाएंगे ऑन द कोऑर्डिनेट सिस्टम। देखिए, हमने -1 पुट किया तो -1 आया था, दिस इज़ द पॉइंट। -2 पुट किया तो दिस इज़ द पॉइंट, और वैसे ही -3 पे -3 आएगा, -4 -4। नाउ विल जस्ट इन पॉइंट्स को हम मिला देंगे, दिस इज़ द स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इतना इजीली इसको मैं सही ड्रॉ नहीं कर पाया, तो आई विल टेक द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। दिस इज़ द डायग्राम। ओके, दिस इज़ द ग्राफ ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन, दैट इज़ y = fx = x। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल था ये, हल धीरे धीरे करना ही पड़ेंगी एंड यू विल सी दैट। चलिए चलते हैं अगले फंक्शन की तरफ जो कि है कांस्टेंट फंक्शन। ये उससे भी ईजी है। यहाँ आप देखिए क्या बोला गया है, दिस इज़ द फंक्शन फ्रॉम R to R। रियल नंबर्स इसका रेंज भी है और डोमेन भी रियल नंबर से ही बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब ये रियल फंक्शन है। ठीक है,
रियल फंक्शन के लिए क्या कंडीशन थी, रियल फंक्शन के लिए आपका डोमेन और रेंज दोनों ही रियल नंबर्स, या तो रियल नंबर हो या तो रियल नंबर से बिलोंग करे, ठीक है। तो फंक्शन क्या दिया गया, y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू सी, एंड हेयर c इज कॉन्स्टेंट, c इज कॉन्स्टेंट। आप x की कुछ भी वैल्यू रखिए, आप x की कुछ भी रखिए वैल्यू, -2 रख दीजिए, तो भी जो -2 एंट्री दे रहे हैं अगर फंक्शन में तो ये c ही रहेगा। x को -1 कर दीजिए तब ये c रहेगा, x को 0 कर दीजिए तब ये c रहेगा, x को आप 1 रख दीजिए तब भी ये c रहेगा, x को आप 2 रख दीजिए तब ये c ही रहेगा, ठीक है। c एक कांस्टेंट वैल्यू है और यहाँ हम एज्यूम कर लेते हैं c को, लेट c इज इक्वल टू 3 सो दैट वी कैन ड्रॉ ग्राफ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे, जब हमने -2 रखा था, जब हमने -2 रखा, -2 तो क्या वैल्यू आई, 3 वैल्यू है, 3 ही रहा। जब हमने -1 रखा तब भी 3 ही वैल्यू है, 3। जब 0 पुटअप किया तब भी 3 वैल्यू है, जब 1 पुटअप किया तब भी 3 वैल्यू है, जब 2 पुटअप किया तब भी 3 वैल्यू है, ठीक है। ये कांस्टेंट फंक्शन है, कुछ भी वैल्यू आप पुटअप कीजिए, कुछ भी दीजिए एंड इनपुट इन फंक्शन, वैल्यू कांस्टेंट ही आएगी, और यहाँ पे हमने कांस्टेंट को 3 मान रखा है। तो इन जो पॉइंट्स हैं उनको हम मैच करा देंगे, और इस पॉइंट्स को हम मैच जब कराएंगे तो इट विल बी स्ट्रेट लाइन। दिस इज द ग्राफ ऑफ कांस्टेंट फंक्शन, ओके। इट इज x axis, it is y axis, it is x axis, it is y axis, ओके। चलिए इसको भी नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स सम न्यू फंक्शन। चलिए अगला फंक्शन है पॉलिनोमियल, दिस इज पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल तो आपने सुना भी होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सुनी होंगी ना, लीनियर इक्वेशन सुनी होंगी। लीनियर में क्या होता है, x का जो यहाँ पावर है, x का जो पावर है लीनियर में n की वैल्यू 1 होती है, क्वाड्रेटिक में n की वैल्यू 2 हो जाती है, ठीक है। यही है, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स लूँगा और समझाऊंगा यहाँ पे इस पॉलिनोमियल इक्वेशन को। पॉलिनोमियल जो इक्वेशन है बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो सकता है और बहुत ही सिंपल भी हो सकता है। यहाँ पर जो ये जो वैल्यूज़ दी गई हैं a0, a1, a2, a3, a4, ये सब कांस्टेंट है, ठीक है, यहाँ कांस्टेंट रहता है। चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते रहते हैं और समझते रहते हैं इस कॉन्सेप्ट को। मान लीजिए y इक्वल टू एफ एक्स है, हमने a0 को मान लिया 1, a1 को मान लिया 3 और यहाँ x आ जाएगा, a2 को मान लेते हैं 5, यहाँ x स्क्वायर आ जाएगा, a3 को 6, यहाँ x क्यूब आ गया। दिस इज़ a1, दिस इज़ a0, दिस इज़ a2, दिस इज़ a3, ओके। ये भी हो सकता है पॉलिनोमियल इक्वेशन। यहाँ पे n की मैक्सिमम वैल्यू, जो n की वैल्यू है यहाँ पे वो 3 है, और मानिए अगर n की वैल्यू 1 हुई तो n की वैल्यू अगर 1 हुई तो क्या हो जाएगा पॉलिनोमियल फंक्शन आपका हो जाएगा a0 प्लस a1 x का पावर 1 होता है, यहीं ख़त्म हो जाएगा। और किसी ने कहा कि अगर n की वैल्यू 2 रखना है तो आप कहाँ तक जा सकते हैं, y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू a0 और a0 a1 x प्लस a2 x स्क्वायर, यहाँ तक जाएंगे, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि n रियल नंबर, यही नेचुरल नंबर्स ही हो या फिर इंटीजर्स ही हो, n आपका हो सकता है 2/3 भी। तो क्या हो जाएगा देखिए, y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू आपका x की वैल्यू, यहाँ कुछ भी रख लीजिए, यहाँ a रख लीजिए, देन 2/3, ये भी पॉलिनोमियल है। यहाँ पर एक ही कंडीशन है कि n नेगेटिव नहीं होना चाहिए, n शुड नॉट बी नेगेटिव, यहाँ पे लिखा गया है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। देखिए नेगेटिव में क्या दिक्कत है ना, यहाँ पे जो फंक्शन बोल दिया गया है ये ऐसा क्यों बोला गया है n नेगेटिव नहीं होना चाहिए, उसको मैं आपको समझा देता हूँ।
यहाँ क्या बोला गया फंक्शन x जो इनपुट है वो रियल नंबर से है, आउटपुट भी रियल नंबर से है। तो अगर रियल नंबर से है तो रियल नंबर में ज़ीरो आता है, ज़ीरो भी एक रियल नंबर है। ठीक है, अब देखिए एक एग्जांपल लेता हूँ, आपको समझाता हूँ क्यों यहाँ पे n को नॉन नेगेटिव कर दिया गया, मतलब नेगेटिव नहीं होना चाहिए n। तो अगर आप n ले लेते हैं, मान लीजिए -2, क्या हो जाएगा यहाँ पे, मान लीजिए ये कोई a लिख लीजिए, फिर x का पावर -2 दे दीजिए। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं, x पर -2 तो चला जाएगा नीचे, x स्क्वायर हो जाएगा नीचे जाके। ठीक है, और ऊपर यहाँ क्या बोला गया था, आपका इनपुट रियल नंबर से है, आउटपुट भी रियल नंबर से है। ओके, और यहाँ पे अगर आप x = 0 पुट कर देंगे, देन वी कांट डिफाइन इट। ओके, वी कांट डिफाइन दिस टर्म, x को हम 0 पुट नहीं कर सकते हैं। बट यहाँ क्या बोला गया ऊपर फंक्शन में क्या बोला गया, पॉलिनोमियल की डेफिनेशन में क्या दिया गया है, जो इनपुट है रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, और आउटपुट भी रियल नंबर है। ठीक है, दैट्स वाई यहाँ जो n को नॉन नेगेटिव कर दिया गया है, मतलब नेगेटिव आप नहीं पुटअप कर सकते हैं। ये मैंने नीचे समझा दिया आपको। ठीक है, अब इतना ऊपर जो मैंने आपको कंडीशंस दी, इन चीज़ों को आप नोट डाउन कर लीजिए, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। दीज आर बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, पॉलिनोमियल इक्वेशंस। और कुछ एग्जांपल्स भी आपको करा देता हूँ मैं, जो कि देखने में हल्का सा अजीब लगेंगे। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है, अब कुछ भी आप मिक्सअप कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि सीरीज़ से ही चलें, x पावर 1 2 3 4, ऐसा कुछ नहीं। आप कॉमन किया, आपने ऐसा फंक्शन को लिख दिया 1/2 और x का पावर 5/8, ये भी पॉलिनोमियल है। बस x की पावर में नेगेटिव नहीं आना चाहिए, और कुछ भी हो सकता है उसके अलावा। और जो कांस्टेंट है a1 a0, ये सब रियल नंबर से बिलोंग करना चाहिए, यहाँ कंडीशन दी गई है। जो आप चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ आपने a लिखा, x का पावर लिख दिया 9/8 इक्वेशन है। आपने y = x लिख दिया, x का पावर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं टुवर्ड ग्राफ। हमने यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल सा पॉलिनोमियल फंक्शन लिया है, दैट इज़ y = f(x)² यहाँ पे n की वैल्यू 2 है, देखिए x²। अब हमसे बोला जा रहा है कि इसका आप ग्राफ ड्रॉ करके दिखाइए, तो हम करेंगे। इजी है बहुत, अभी आप लोग के लिए नया है, दैट्स वाई इट सीम्स डिफ़िकल्ट फॉर यू, बट विथ टाइम इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। अब ग्राफ तो मैं आपको इतना सिंपल सिखा दूंगा बनाना कि आप देख लेंगे फंक्शन को देखते हैं कि हाँ ऐसा ग्राफ होगा। ठीक है, चलिए फिर सेम काम करते हैं, वैल्यू पुटअप करते हैं, -2 शुरू करते हैं। अगर x की वैल्यू -2 रखते हैं तो क्या आएगा, -2 का स्क्वायर = 4। x की वैल्यू -1 पुटअप करते हैं। अब जरूरी नहीं कि आप -2 -1 ही पुटअप करें, आप -3 ले सकते हैं, -8 ले सकते हैं, बट उतना पीछे जाने के लिए मेरे पास स्पेस नहीं। देखिए -7 तक मैंने यहाँ बनाया है, यहाँ 7 तक, यहाँ 8 तक। ठीक है, तो दैट्स वाई मैं छोटी वैल्यूज़ ले रहा हूँ, जिससे कि इसी स्पेस में काम चल जाए। -1 अगर पुटअप करते हैं तो क्या आएगा, 1। अब 0 पुटअप करते हैं तो क्या आएगा, 0 का स्क्वायर 0। 1 पुटअप करते हैं तो क्या आएगा, 1। 2 पुटअप करते हैं, ये आएगा 4। चलिए अब इन पॉइंट्स को हम यहाँ शो करते हैं इन द ग्राफ। देखिए यहाँ ज़रूरी नहीं कि आप इन सब चीज़ों को लिखें, ज़रूरी नहीं कि आप इसको लिखें ही इस तरफ को, मैं बस लिख दे रहा हूँ कि आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। आप इतना लिख दिए, इसको गायब कर दीजिए जो f मैंने लिखे हुए हैं, तभी काम चल जाएगा। इन दोनों में से एक ही लिख सकते हैं आप, दोनों कोई भी लिख लें, दोनों ही सही है। चलिए अब इन जो पॉइंट्स निकल के आए हैं इसको हम पुट करते हैं ऑन द ग्राफ। -2 जो हमने वैल्यू पुटअप की थी, क्या आया, 4। तो -2 यहाँ पे है और 4 यहाँ पे है, तो पॉइंट हो गया ये वाला। ठीक है, जब हमने -1 पुटअप किया तो वैल्यू निकल गई 1, -1 किया तो ये वैल्यू ये निकल के आई है। 0 पुटअप करने पे 0 आया है, 1 पुटअप करने पे 1 आया है, 2 पुटअप करने पे 4 आया है, ये नहीं रहेगा।
और 3 पुटअप करेंगे तो 9 आ जाएगा, और 9 को इस ग्राफ में दिखा नहीं सकते हैं, इसलिए मैंने 9 को नहीं लिया है। ठीक है, 2.5 ले सकते हैं, वाई 2.5। अगर 2.5 पुटअप करेंगे तो ये 6.25 आएगा। 2.5 कैसे दिखाया जाए, हाँ 6.25 ये यहाँ पे आएगा, नेगेटिव में भी यहाँ पे आएगा। ठीक है, दिस पॉइंट। अब इन सारे पॉइंट्स को मिला देना है। ओहो, ये हल्का सा गड़बड़ बन गया। दिस इज द डायग्राम, आई हैव टेक्नोलॉजी, आई यूज़ दैट। ठीक है, इसको आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, मैं तो कर ही सकता हूँ बाय द वे, क्योंकि मेरे पास अच्छी टेक्नोलॉजी है। ये बनेगा कुछ गड़बड़ा रहा है, देखो। ठीक है, कुछ ऐसा बनेगा। दिस इज डायग्राम ऑफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ऐसा ही बन रहा है ना, आपने आपने पूरा नहीं, इतना तो आपने विजुलाइज कर ही लिया होगा, जो हमने इतना इतना बनाया है। ये समथिंग लाइक दिस बनता है। ठीक है, इसको हम पैराबोला भी कहते हैं। ठीक है, चलिए इसको आप नोट डाउन कर लीजिए इन नोटबुक। इजी लग रहा होगा आप लोग को आई थिंक ग्राफ बनाना। सिंपल यही है कि आप एक्स की वैल्यूज पुटअप कीजिए, वाई की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, और कोऑर्डिनेट सिस्टम पे उसको रख दीजिए और पॉइंट्स को मिला दीजिए, ग्राफ बन गया। अभी के लिए तो यही है, और जैसे जैसे आप सीख जाएंगे फंक्शन, आप बहुत ही आसानी से बस फंक्शन देखते ही आप ड्रॉ कर देंगे ऐसे बस। और ये तो बहुत सिंपल दिया है, बहुत डिफ़िकल्ट लेवल्स भी आएंगे, आप उसको भी बस देखते ही ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, और जो लोग प्रिपरेशन कर रहे होंगे फॉर इंजीनियरिंग, फॉर IITs एंड एनी इंजीनियरिंग एग्ज़ाम, उनके लिए तो जो ग्राफ है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि अगर आपको ग्राफ आता है तो आपको क्वेश्चन छूने की जरूरत नहीं है, और आप बस हमने ग्राफ बनाया और आप आंसर दे देंगे ऑप्शंस देख के। कभी मैं तैयारी करवाऊँगा तो आई विल टीच दैट कैसे करते हैं। चलिए, यहाँ पे अगेन हेयर इज़ एन क्वाड्रेटिक हेयर इज़ एन पॉलिनोमियल फंक्शन इज गिवन। यहाँ पे n की वैल्यू 3 है। ठीक है, ये आप विजुलाइज कर पा रहे होंगे, आई थिंक आपने इतना सीख ही लिया होगा। यहाँ n की वैल्यू 3 है। ओके, नाउ वी अगेन डू द सेम थिंग। y निकालना शुरू करेंगे, हम शुरू करेंगे -2 पे ही, बट यहाँ पे 8 आएगा। चलिए ठीक है, ऐप में -2 रखेंगे तो -2 का क्यूब इट इज़ इक्वल टू -8। अब x की वैल्यू रखेंगे -1, देन ये ग्राफ आपका बहुत तेज़ी से ऊपर नीचे जाएगा। देखिए 2 से हम 1 पे आए और ये 8 से 1 पे आ गया। देख रहे हैं, x की वैल्यू 2 से 1 आई है बस, और y वेरी कर रहा है 8 to 1। चलिए 0 पुट करके देखते हैं क्या आता है। आप सबको पता है क्या आएगा, इट विल बी इक्वल टू 0। अब 1 पुट करके देख लेते हैं। इक्वल टू 1। अब 2 पुटअप करते हैं, इट इज़ 8। ठीक है, अब इसको अगर आप लिखना चाहें इन ऑर्डर पेयर्स तो ऐसे लिख सकते हैं, -2, -8, -1, -1, 0, 0, 1, 1, 2, 8। हमने यहाँ पे 5 ऑर्डर पेयर लिए हैं। चलिए वैल्यू पुटअप करते हैं। अब -2 पे क्या आया है, -2 पे -8, हम पहुँच जाएंगे यहाँ पे, दिस इज़ द पॉइंट। ठीक है, -1 पे क्या आया, -1, ये पॉइंट हो गया। 0 पे क्या आया, 0, 1 पे क्या आया, 1, और 2 पे क्या आया, 8, ये कुछ यहाँ पे आएगा। ठीक है, देखिए इसका जो डायग्राम बनता है, इसका जो ग्राफ बनता है वो बनता है इस प्रकार से। ठीक है,
इसका जो डायग्राम बनेगा, जो सॉरी इसका जो ग्राफ बनेगा इस टाइप का रहेगा, इट इज़ एक्स वाई एक्स वाई। ठीक है, तो इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। आई होप आप इन्जॉय कर रहे होंगे इन चीज़ों को, कैसे ग्राफ ड्रॉज हो रहे हैं। चलिए, और यहाँ क्या बोला गया है, अच्छा इन क्वेश्चंस में एक और चीज़ फाइंड आउट करना था। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया था एक्स स्क्वायर, यहाँ हमें डोमेन एंड रेंज ये भी बताना था। तो चलिए, कुछ है नहीं इसमें। डोमेन क्या होगा आपका, डोमेन आपका हो जाएगा कंप्लीट रियल नंबर लाइन। आप एक्स की वैल्यू कुछ भी दे सकते हैं इस नंबर लाइन पे, इट्स ओके। ठीक है, तो डोमेन आपका हो जाएगा दिस रियल नंबर, और आपका रेंज हो जाएगा जो रेंज होगा, देखिए रेंज क्या है, वाई की वैल्यू इनपुट डालने पे जो आउटपुट निकल के आ रहा है वही रेंज है। तो आप यहाँ नोट डाउन कीजिए थोड़ा कि नीचे के एरिया में, इस एरिया में वाई की वैल्यू नहीं आई है, सब वाई की वैल्यूज देखिए ऊपर ही आई है। इन दिस पॉजिटिव रीजन, इन दिस पॉजिटिव रीजन, इस तरफ वाई पॉजिटिव है ना, तो दिस रीजन इज द रेंज। वाई हमेशा पॉजिटिव है, वाई इज़ द नॉन नेगेटिव रियल नंबर। ठीक है, तो इसको आप कैसे लिखेंगे, रेंज को, रेंज लिखिए, रेंज आपका हो जाएगा फ्रॉम ज़ीरो, ज़ीरो को इंक्लूड करेंगे क्योंकि ज़ीरो की वैल्यू रखने पे ज़ीरो आया है। ठीक है, अब देखिए आपने सेट एज अ इंटरवल मैंने पढ़ाया था आपको पहले चैप्टर में, कैसे लिखते हैं, ज़ीरो को इंक्लूड करना है तो इस तरफ लगेगा बिग ब्रैकेट, यहाँ ज़ीरो आएगा और ये जाएगा कम्प्लीटली इन्फिनिटी तक जाएगा। ये आप देख रहे हैं ना, इसको देखिए, ये पूरा ऊपर बढ़ते हुए चला जाएगा अप टू इन्फिनिटी, ये रुकने वाला नहीं है, क्योंकि हम जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ाएंगे तो वाट इन्फिनिटी जाएंगे, वाई भी इन्फिनिटी चला जाएगा। ओके, और इन्फिनिटी की तरफ कभी भी क्लोज ब्रैकेट नहीं लगाते हैं, बिग ब्रैकेट नहीं लगाते हैं, जस्ट स्मॉल ब्रैकेट, दिस इज कॉल्ड ओपन ब्रैकेट। ये तो आप लोग समझ ही रहे होंगे क्लोज ब्रैकेट क्या होता है, दिस इज द क्लोज ब्रैकेट, दिस साइन क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, और इस क्वेश्चन में भी बोला गया था राइट इन सेट बिल्डर फॉर्म एंड ड्रॉ ग्राफ। तो सेट बिल्डर फॉर्म में इसको लिख देते हैं, बहुत इजी ये भी है। फंक्शन क्या है हमारा, फंक्शन इज सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर, एक्स तो यहाँ रहेगा ही और वाई की वैल्यू एक्स क्यूब है, देखिए यहाँ दिया गया है वाई की वैल्यू एक्स क्यूब है, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। ओके, इतना ही है, दिस इज इट, दिस इज सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ दिस फंक्शन इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब आपको मज़ा आ रहा होगा समझने में, क्योंकि चीज़ें बहुत आसान हो चुकी हैं अब। और आप ये जो पहला पॉइंट था जब मैंने स्टार्ट की थी क्लास आज की, वो ध्यान रखिएगा, हर एक्स के लिए एक ही वैल्यू होनी चाहिए, और हर एक्स के लिए होनी चाहिए वैल्यू, कोई छूटना नहीं चाहिए। चलिए, यहाँ पे दिया गया रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर आप सॉरी यहाँ दिया गया रेशनल फंक्शन, तो रेशनल फंक्शन आप जानते हैं, आपने रेशनल नंबर के बारे में पढ़ा होगा। तो रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर दैट इज इक्वल टू पी बाई क्यू, और कंडीशन क्या है, p एंड q शुड बिलोंग्स टू इंटीजर्स एंड q शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। इसको हम जीरो नहीं रख सकते हैं, जीरो रख देंगे तो ये डिफाइन नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे भी रेशनल नंबर को डिफाइन किया गया है, दो फंक्शन रहेंगे, दो पॉलिनोमियल फंक्शन रहेंगे बेसिकली, एफ एक्स एंड जी एक्स, और जी एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो लेट अस टेक सम एग्जांपल्स सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इन द बेटर वे। तो यहाँ ले लेते हैं एफ एक्स को 2x + 3x स्क्वायर, जी एक्स को ले लेते हैं, देखिए ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल है ये, और जी एक्स को ले लेते हैं x + x³ ये भी पॉलिनोमियल है। तो यहाँ हमारा रेशनल फंक्शन क्या हो जाएगा, रेशनल फंक्शन विल बी 2x
प्लस 3x² एंड x प्लस एक्स क्यूब, ठीक है। और यह कंडीशन क्या है आपका, gx शुड नॉट बी इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, x प्लस एक्स क्यूब शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ओके, इतना ही है। अब इसके बाद x की वैल्यू क्या होनी चाहिए क्या नहीं होनी चाहिए वो बात का मैटर है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे अब व्हाट इज़ अ रेशनल फंक्शन। बस f(x) कोई एक पॉलिनॉमियल, दोनों ही f(x/gx) और दोनों ही पॉलिनॉमियल होने चाहिए। चलिए यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है रेशनल नंबर का ही, दैट इज़ 1/x। लिए जो यहाँ टेबल दी है पहले उसको कंप्लीट करना है हमको। ये भी बहुत इजी है, आप वैल्यूज़ पुटअप करते जाइए बस। f(x) जो है 1/x है, और अगर आप f की वैल्यू -2 रखेंगे, x की वैल्यू -2 रखेंगे, देन इट विल बी 1/-2, इट विल इक्वल टू -0.5। अगर आप वैल्यू x की -1.5 रखेंगे आप, then it will be equal to -1.5, it is equal to 1/-3/2, it is equal to -2/3, that will be equal to -0.67। और x की वैल्यू अगर आप -1 रखेंगे, 1/-1 इज इक्वल टू -1, या -1 हो गया। x की वैल्यू -0.5 रखेंगे तो इट विल बी इक्वल टू 2। अब आप इजीली कर लेंगे, यहाँ 4 आएगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 1, यहाँ 3/2 और यहाँ पे 1/2, सॉरी यहाँ 2/3 आएगा, ठीक है। ऐसे आप सॉल्व करते जाइएगा, वैल्यूज निकल के चली आएंगी। अब हमको बस इस टेबल को, इस ग्राफ, इन वैल्यूज़ को इस कोऑर्डिनेट में ड्रा कर देना है और हमारा ग्राफ जो है रेडी हो जाएगा। देखिए -2 पे इसकी वैल्यू आई -0.5, -2 -0.5, तो रेड डॉट से मैं दिखा रहा हूँ, ये यहाँ पे आएगा कुछ, ठीक है। और -1.5 गए जब और अंदर तरफ, तो वैल्यू हल्की सी बढ़ गई, 0.5 से हल्का सा बढ़ जाएगा, तो समथिंग लाइक यहाँ आएगा हल्का सा नीचे, ठीक है। -1 पे -1 आ जाएगा यहाँ पे, 2 पे -0.5 पे वैल्यू हो जाएगी 2, और 0.25 पे वैल्यू हो जाएगी 0.25 आएगा यहाँ पे आपका, तो वैल्यू आ जाएगी 4। 0.5 पे वैल्यू आएगी 2, 0.5 यहाँ पे है तो वैल्यू आएगी 2। 1 पे वैल्यू आ रही है 1 हेयर, एंड 1.5 वैल्यू आ रही है 2.3, दैट इज इक्वल टू 0.67। इसका मतलब समथिंग हेयर, और 2 पे वैल्यू आ रही है हाफ, समथिंग हेयर। अब देखिए, अब इन पॉइंट्स को मिला पाना बड़ा कठिन है, तो मैं आपको हल्का सा हिंट दे दे रहा हूँ, ये इसका बना ही देता हूँ डायग्राम, क्योंकि जो नया नया बच्चा इसको पढ़ रहा होगा उसके लिए बहुत इजी नहीं है। इसका ग्राफ कुछ समथिंग लाइक दिस बनता है, ओके। समथिंग लाइक दिस, समझ गए आप लोग ना। देखिए ये ऐसे जाता है, एकदम टच करना शुरू करेगा, बढ़ता चला जाएगा, बट एक्स को कभी, एक्स जो लाइन है उसको कभी टच नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसको ही समझिए, ये ना तो एक्स को टच कर पाएगा कभी लाइन को, ना तो वाई को टच कर पाएगा, बस चिपक के चलता रहेगा, आगे चलता चला जाएगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि हम एक्स की वैल्यू 0 पुट नहीं कर सकते हैं, 1/0 नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये ठीक है, एक्स को 0 पुट नहीं कर सकते हैं, तो ये वाई लाइन को टच नहीं करेगा, ठीक है। और वाई की वैल्यू कभी 0 हो नहीं सकती है। एक्स को आप कितना ही बड़ा रख लीजिए, एक्स को मान लीजिए आप 1 करोड़ रख लेते हैं, 1 मिलियन बिलियन ट्रिलियन कुछ भी रख लेते हैं, तो वाई क्या आ जाएगा 0.000000001, ठीक है। तो एक्स आप कितना भी बढ़ाते चले जाएंगे ये टच नहीं कर पाएगा, ठीक है।
अब x कितना ही बढ़ाते चले जाएं, x लाइन को टच नहीं कर पाएगा क्योंकि y की वैल्यू 0 कभी होगी ही नहीं। इसी को आप समझेंगे, अभी मे भी समझने में डिफ़िकल्टी हो रही हो, बट विथ टाइम समझ जाएंगे। और मैं यहाँ पे बहुत फोर्स भी नहीं कर रहा हूँ कि आप अभी समझ जाइए, क्योंकि हल्का सा डीप है, इसको समझ पाना इस चीज़ों को। ठीक है, बने रहिए मेरे साथ, आप आराम से सीख जाएंगे। इसमें कुछ होता नहीं है यार मैथमेटिक्स में, बस आप समझ दीजिए मैथ को। जितना आप समझ लेंगे मैथ को, उतना मैथ आपको जानने लगेगी और आप मैथ को जानने लगेंगे। ये सबके साथ ही होता है। आप जिस व्यक्ति को समय देते हैं, किसी ह्यूमन बीइंग को ही, तो जितना समय देंगे इसको, उसके बारे में उतना जानेंगे। वैसे ही सब्जेक्ट के साथ है, आप मैथ को जितना समय देंगे उतना उसके बारे में जानेंगे। और मैथ एक ऐसी चीज़ है, कहीं रटना वटना कुछ होता नहीं है। जो आपने समझ लिया तो समझ लिया, तो आपके साथ लाइफ टाइम रहेगा। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस अ न्यू फंक्शन, दैट इज़ मॉडुलस फंक्शन। और मॉडुलस फंक्शन का काम क्या है? अच्छा, जो ऊपर एक क्वेश्चन था इसमें आपसे कुछ और पूछा गया था ना, डोमेन एंड रेंज। चलिए बता देते हैं डोमेन एंड रेंज क्या होगा इसका। देखिए, आपने यहाँ नोट किया होगा, डोमेन क्या है? इनपुट। इनपुट हम 0 नहीं दे सकते हैं, अगर 0 देंगे तो डिफाइंड नहीं हो जाएगा, 1/0 हो जाएगा। ठीक है, तो सब कुछ होगा इनपुट में। आप देख ही रहे होंगे, हम x की सारी वैल्यूज़ ले रहे हैं, बट 0 वाली वैल्यू नहीं ले रहे हैं, इसलिए कभी y को टच नहीं कर रहा है, ऐसे चला जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो आपका जो रेंज है, जो डोमेन है, डोमेन विल बी एवरीथिंग इन रियल नंबर एक्सेप्ट दिस 0। ठीक है, अब रेंज की बात करते हैं। रेंज आपका देख लीजिए, और रेंज में भी देखिए, ये पूरा जा रहा है, ये आपका पूरा नीचे तक जा रहा है। देखिए लाइन पूरी चलती चली जा रही है, इस तरफ चलती चली जा रही है, और यहाँ पे भी एक लाइन चलती चली जा रही है ऊपर। ठीक है, नेवर एंडिंग, इट विल गो अप टू इन्फिनिटी। बट ये लाइन जब नीचे आती है, देखिए यहाँ, देखिए लाइन जब यहाँ जा रही है, तो ये एक्स को टच नहीं कर पा रही है, मतलब 0 को टच नहीं कर पा रही है। ठीक है, वही मैं आपको समझा रहा था। जब एक्स को लाइन टच करेगी, जब एक्स को लाइन टच करेगी इस प्रकार से, तब ना वाई की वैल्यू 0 आएगी, तब ना वाई की वैल्यू 0 आएगी। और ये जो लाइन जो जा रही है, कभी एक्स को टच करेगी ही नहीं। तो जब एक्स को टच नहीं करेगी तो वाई की वैल्यू 0 होगी ही नहीं। ठीक है, तो इसका डोमेन भी सेम होगा, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0, और रेंज भी वही होगा, ऑल रियल सेट ऑफ रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0। ठीक है, तो ऑल द रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0। दिस इज द आंसर ऑफ द कंप्लीट क्वेश्चन। यहाँ मैंने ग्राफ बना दिया, आपने समझ लिया होगा आई थिंक। आप इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस फर्स्ट, देन दिस। ओके, अब चलते हैं टुवर्ड द न्यू कॉन्सेप्ट, दैट इज मॉडुलस फंक्शन। देखिए, मॉडुलस फंक्शन जो है वो बेसिकली नेगेटिव नंबर्स को, अगर आप उसमें नेगेटिव इनपुट देंगे तो उसको पॉजिटिव कर देगा। ठीक है, यहाँ हमने बहुत ही सिंपल मॉडुलस लिया हुआ है, बहुत ही सिंपल, एकदम बेसिक वाला मॉडुलस, इसलिए आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। अगर इसी को हम डिफ़िकल्ट कर दें कि ऐसे लिख दिया जाए, अगर इसको x² - 5x - 6 + sin x + tan x मॉड लगा दें, तब समझना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। बट इसको भी समझेंगे ऑन लेटर स्टेज कि क्या करता है। ये करता क्या है, आप इसके अंदर कुछ भी डालिए, अगर पॉजिटिव आ गया तो इसको कोई परहेज नहीं है, जो आउटपुट आएगा दे देगा। लेकिन अगर नेगेटिव आया तो उसको तुरंत पॉजिटिव कर देगा, नेगेटिव हटा देगा। मॉडुलस यही करता है बस। ठीक है, अब यहाँ देखिए, जो फंक्शन दिया गया है, y = 2 लाइनें हैं, 2 लाइनों से ही मॉड को प्रेजेंट करते हैं, और अंदर x लिख दिया गया है। ये बेसिकली आइडेंटिटी फंक्शन है। देखिए यहाँ बेसिकली आइडेंटिटी फंक्शन है, और यहाँ 2 लाइनें लगा दी गई, तो ये हो गया मॉडुलस फंक्शन। ठीक है, तो मैंने क्या समझाया आपको, मॉडुलस फंक्शन में अगर कोई, मॉडुलस फंक्शन क्या करता है कि अगर कोई फंक्शन दिया है, उसकी वैल्यू नेगेटिव आ रही है, अगर उस पर मॉड लगा देंगे तो उसको पॉजिटिव कर देगा बस। अगर पॉजिटिव वैल्यू आई तो उसको कोई परहेज नहीं है, जो रहेगा वही दे देगा। तो उसको कैसे लिख सकते हैं, इसको अगर हम लिखना चाहें कैसे लिख सकते हैं, मैंने क्या कहा था, फंक्शन 3 हिस्सों डिवाइड करेंगे। ये देखिए आपकी नंबर लाइन है, ये 0 है, ये पॉजिटिव साइड है, ये नेगेटिव साइड है। ठीक है, अगर x हम लेते हैं > 0, मतलब पॉजिटिव साइड, अगर x के लिए पॉजिटिव डाली गई तो मॉडुलस कुछ नहीं करेगा, जैसा है चीज़, जैसा फंक्शन है उसको वैसे ही रहने देगा। ठीक है, और x की वैल्यू अगर आपने 0 डाली
तो फिर इसको कोई परहेज नहीं है, 0 आएगा, 0 को 0 रख देगा। बट अगर x की वैल्यू आपने नेगेटिव रखी, लेस देन 0 रखा, तो एक और बाहर से माइनस लगा देगा। ठीक है, अब इन तीनों में हम एक एग्जांपल लेंगे जिससे कि आपको समझने में आसानी हो जाए। ठीक है, सपोज़ ऐप में मैंने वैल्यू डाली 7, दैट इज़ पॉजिटिव। तो यहाँ क्या कंडीशन थी देखिए, अगर x ग्रेटर देन 0 है तो जैसा है फंक्शन वैसे ही उसको उतार देगा ये, कोई इसको परहेज नहीं है, उससे 7 आ जाएगा। वहीं अगर हमने 0 वैल्यू डाली तब भी इसको कोई परहेज नहीं है, 0 को 0 दे देगा सिंपली। ठीक है, अगर वहीं हमने अगर x की वैल्यू -8 कर दी, ठीक है, जो कि ये वाला सेक्शन हो गया, नेगेटिव वाला सेक्शन हो गया, -8 कर दिया, तो क्या करेगा ये, एक और नेगेटिव बाहर से लगा देगा, एक और माइनस बाहर से लगा देगा, और अंदर -8 है तो यहाँ डबल नेगेटिव होगा, तो ये हो जाएगा 8। ठीक है, इतना ही है। अगर मॉडुलस में जो फंक्शन दिया है उसकी वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो मॉडुलस एक और नेगेटिव लगा के बाहर से उसको पॉजिटिव बना देगा। ओके, इतना ही है मॉडुलस फंक्शन। चलिए अब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, आपको बहुत मज़ा आएगा इसका ग्राफ देख के। आपके लिए कोऑर्डिनेट सिस्टम तैयार है, वैल्यूज़ पुटअप करनी है आपको। वैल्यूज़ क्या हम लेते हैं, सिंपली यहाँ आपको मैं पूरी वैल्यूज़ लेके दिखाता हूँ -7 से। सिक्स, ठीक है। देखिए अगर वैल्यू -7 रहेगी, मैंने क्या कहा था, अंदर -7 आ रहा है तो मॉड देखेगा माइनस आने वाला है, तुरंत एक नेगेटिव लगा देगा कि माइनस तो मैं नहीं आने दूंगा, तो ये 7 आ जाएगा। यहाँ फिर -6 अंदर है तो तुरंत एक माइनस लगा देगा बाहर से कि मैं माइनस को बाहर नहीं आने दूंगा। यहाँ -5 है, अगेन वही काम करेगा, एक और माइनस लगा देगा, वैल्यू 5। अगेन देखिएगा -4 है, एक और माइनस बाहर से लगा दिया, यहाँ 4, -3 इक्वल टू 3, -2 इक्वल टू 2, और 0 0 रहेगा। 2 को ऐसे ही छोड़ देगा क्योंकि इसको पॉजिटिव दिखा दे, कुछ नहीं करने वाला है, पॉजिटिव देखते ही सो जाएगा कि आई एम नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग। यहाँ पॉजिटिव इसको दिखा, अगेन 4, यहाँ 5, यहाँ 6। चलिए अब कोऑर्डिनेट सिस्टम पे चलते हैं, -7 पकड़ते हैं पहले। -7 यहाँ पे है, और कौन सी लाइन आएगी, ये रहा -7 के लिए पॉइंट, दिस इज द पॉइंट। देखिए -7 आपने पुट किया, आया +7, तो पॉजिटिव तरफ लेंगे, दिस इज़ y, दिस इज़ x, दिस इज़ x, दिस इज़ y। ठीक है, -6 पुटअप किया, -6 पुटअप किया हमने, यहाँ 6 आ गया, देखिए -5 किया, -5, -4 किया, 4 आ गया, -3 3 आ गया, -2 2 आ गया, फिर हम पहुंच गए 0 पे, हमने एक वैल्यू छोड़ दी थी -1 0 पे। अब यहाँ 2 पहुँचे, 2 पे पहुँचने पे इसने 2 दे दिया, 3 पे 3, 4 पे 4, 5 पे 5, 6 पे 6, 7 पे 7। देखिए क्या बन रहा है, इसको ड्रा करिए, इसको ड्रॉ करेंगे तो इट विल बी लाइक दिस, ये कुछ ऐसा बनेगा। यार गलत ड्रॉ कर दिया मुझे लगता है, हल्का से पॉइंट्स गलत दिखा दिए गए हैं यहाँ पे, इसलिए दिक्कत हो रही है। यहाँ -2 यहाँ रहेगा, -3 विल बी हेयर, -4 विल बी हेयर, सॉरी पॉजिटिव चल रहा है ना, 5 6, इट विल बी जॉइनिंग दिस लाइन्स, दिस पॉइंट्स। ठीक है, दिस इज द डायग्राम ऑफ मॉड x। ठीक है, अब इसमें बहुत वेरिएशंस आते हैं, आगे आप चलेंगे तो इसमें कुछ भी दे देगा, -1/2 x/2 माइनस, यही माइनस लगा देगा, +3 कर देगा, तो बहुत चीज़ें आने वाली हैं जो हम आगे लर्न करेंगे। यहाँ मैंने आपको समझाने के लिए क्या सिंपल मॉडुलस फंक्शन समझा दिया है। मॉडुलस में क्या है, अगर पॉजिटिव दिखेगा तो सो जाएगा, 0 दिखेगा तो सो जाएगा, अगर नेगेटिव इसको दिखा तो बाहर से और नेगेटिव लगा के उसको पॉजिटिव बना देगा। ठीक है, इतना ही है इन द मॉडुलस। चलिए आगे चलते हैं टुवर्ड्स सम न्यू फंक्शन, दैट इज सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन मैंने इसको यहाँ लिख ही दिया है, जैसे ये भी 3 सेक्शंस में डिवाइड है सिग्नम फंक्शन,
अगर यहाँ इसको, अगर इस फंक्शन को कोई भी इनपुट पॉजिटिव मिलेगा, कोई भी इनपुट पॉजिटिव मिलेगा तो ये 1 वैल्यू दे देगा, 1 वैल्यू 1 दे देगा, जैसे यहाँ देखिए 1। और इसको कोई 0 मिला 0, और नेगेटिव कुछ भी रहे -1 वैल्यू देगा। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दिखा देता हूँ जिससे कि आपका अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाए। मान लीजिए आपने x की वैल्यू 7 दी, तो x क्या है, 7 क्या है, पॉजिटिव, ये 1 दे देगा। x की वैल्यू आपने 1000 दी, 1000 क्या है, पॉजिटिव, ये इसको 1 दे देगा। x की वैल्यू आपने -5000 दे दी, इसको दिख गया नेगेटिव, ये तुरंत -1 दे देगा। आपने f की वैल्यू 0 दे दी तो ये तुरंत 0 दे देगा। ठीक है, नंबर लाइन समझ लीजिए, नंबर लाइन समझ लीजिए आप लोग। दिस इज 0, पॉजिटिव साइड इस पूरे रेंज में f(x) की वैल्यू 1 रहेगी। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे 0 पे f(x) की वैल्यू 0 हो जाएगी, और जैसे ही आप नेगेटिव साइड जाएंगे इन दिस वे साइड, f(x) की वैल्यू हर जगह -1 रहेगी। दिस इज द सिग्नम फंक्शन। इतना ही है इसमें बस। अब इसका बना लेंगे ग्राफ। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया था कि x की अगर पॉजिटिव वैल्यू है, x की अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो क्या दे देगा ये वैल्यू 1, तो ये लगातार 1 रहेगा इस तरफ। बस जब 0 पहुँचने वाला होगा, जब 0 पहुँचने वाला होगा तो इस पॉइंट पे 1 नहीं रहेगा, 0 पे हो जाएगा ये 0, और 0 से जैसे ही लेफ्ट जाएंगे टुवर्ड नेगेटिव तो ये हो जाएगा -1। और ये जो मैं यहाँ गोला बना रहा हूँ हल्का सा, वो दिखाने का तरीका है कि यहाँ पे इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ब्लैंक है, ब्लैंक होल बना रहा हूँ, ब्लैंक देखिए वो सर्कल बना रहा हूँ बेसिकली, उसमें मैंने फिलअप नहीं किया, और फिलअप कर दूंगा मतलब इंक्लूड हो रहा है उस लाइन में, फिलअप नहीं किया मतलब वो पॉइंट नहीं है। ठीक है, ये हो गया मॉड x का, सॉरी सिग्नम का ग्राफ। दिस इज x, दिस इज y, दिस इज x, दिस इज y। ओके, चलिए अब चलते हैं टुवर्ड द नेक्स्ट फंक्शन, दैट इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो इसमें क्या होता है कि अगर कोई वैल्यू x की दी गई है, मान लीजिए 2.3, तो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगता है इसको कर देगा 2। ठीक है, 2.3 की वैल्यू हो जाएगी 2। जो इंटीजर होगा उसको निकाल लेगा और फ्रैक्शनल पार्ट को छोड़ देगा, इतना ही है। ठीक है, अगर आप 2 और 3 के बीच देखेंगे तो अगर आप 2.99 भी इसमें पुटअप करेंगे, 2.99 पुटअप करेंगे तो भी ये 2 देगा, 2.9999 तो भी ये 2 ही प्रोवाइड करेगा। और आपने अगर 2.00000001 भी दिया तब भी ये 2 देगा। इसका मतलब ये इंटीजर निकाल लेगा उस नंबर में से। ठीक है, इंटीजर के अलावा जो पार्ट होगा फ्रैक्शन वाला उसको छोड़ देगा। ठीक है, ये तो हो गई बात पॉजिटिव साइड के लिए। अगर वहीं कहीं आपको अगर माइनस, इसको नंबर 9 समझिए, आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। मान लीजिए आप 2 और 3 के बीच देख रहे हैं, 3 अगर पहुंच गया, यही अगर 3 पहुंच जाएगा तब तो यहाँ 3 आ जाएगा, बट अगर 3 से पहले और 2 तक कुछ भी आप प्रोवाइड कीजिए इसकी वैल्यू 2 ही रहेगी। ठीक है, आप इस पे समझ सकते हैं। आप आइए समझाता हूँ आपको। लेट अस कम ऑन दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम। अगर आप यहाँ पे हैं, अगर आप यहाँ 3 पे पहुँच रहे हैं मतलब 3, तब तो इसकी वैल्यू ये 3 रहेगी। बट अगर आप जैसे ही 3 से हल्का सा लेफ्ट हुए आप पहुँच जाएंगे 2 पे। अगर आप यहाँ पे एज्यूम कर लीजिए 2.99999 भी है, और इसका अगर ये फंक्शन लगाते हैं तो इसकी वैल्यू निकल के आएगी 2। तो ये पॉइंट आ गया यहाँ वाला। ठीक है, अगर आप गए 2.5 पे तो ये निकल के आ जाएगा 2। इसका मतलब लेफ़्ट साइड जो इंटीज़र आएगा, जो लेफ़्ट साइड ग्रेटेस्ट इंटीज़र है वही आएगा। ठीक है, 3 पे आप थे,
3 पे आप थे तो लेफ्ट साइड कौन सा इंटीजर था, 3 आ गया। आप जैसे ही हल्का सा नीचे गए 2.9999 पे गए तो लेफ्ट साइड सबसे ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है, 2, वहीं से नाम आया है। देखिए इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है, 2, तो वैल्यू 2 आ गई है, 2 आ गई है। ठीक है, आप यहाँ 2.5 पे आ जाइए, तब भी जो आपका लेफ्ट साइड इंटीजर है क्या है, 2, तो अगेन वैल्यू 2 ही रहेगी। आप 2.00001 पे आ जाइए तो लेफ्ट साइड क्या इंटीजर है 2, तो अगेन आप 2 पे ही रहेंगे। और अगर वैल्यू आपने 2 दे दी है तो यहाँ पर तो इंटीजर खुद ही ये है 2, तो ये 2 ही रहेगा। इसका मतलब इसको कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देखिए इसको रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं इन दिस वे, दिस विल द रिप्रेजेंटेशन। और जैसे हम 3 पहुँचेंगे यहाँ हम लगा देंगे, जैसे हम 3 पहुँचेंगे यहाँ हम लगा देंगे इस टाइप का ब्लैंक टाइप गोला, और गोले को भरेंगे नहीं। गोले को भरने का न भरने का ये मतलब है कि कहीं और इसकी वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, 3 पे कहीं और वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, वैल्यू यहाँ पे है ऊपर, वैल्यू यहाँ ऊपर है, देखिए ये वाली। ठीक है, तो ऐसे ही अगर हम 3 to 4 के बीच में देखेंगे तो क्या होगा, ये आपका चलता रहेगा यहाँ से यहाँ इस तरफ चलता रहेगा, और जैसे ही 3.999 से 4 पहुँचेंगे यहाँ पे गोला लग जाएगा। ठीक है, अब और ऊपर चले जाएंगे, अब यहाँ पे वैल्यू रहेगी 4 पे। ठीक है, अगर आप 4 से बड़ी वैल्यूज़ देंगे 4.5 4.6 तब 4 ही चलता रहेगा, 4 चलता रहेगा, 4.9999 तक 4 चलता रहेगा। जैसे ही 5 पे पहुँचेंगे यहाँ लग जाएगा ब्लैंक गोला, और यहाँ पहुँच जाएंगे ऊपर 5 पे, यहाँ 5 पे 5 हो जाएगा। ठीक है, फिर 5 से हम आगे बढ़ेंगे 5.1 5.2, तो इधर का 5 चलता रहेगा, तब तक 5 चलता रहेगा। जैसे हम पहुँचेंगे 5.999 से ऊपर 6 से पहुँचेंगे, फिर यहाँ एक लग जाएगा गोला। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, जो लेफ़्ट साइड ग्रेटेस्ट इंटीजर है किसी भी जो दिया गया वैल्यू, वही होता है फाइनल वैल्यू। ठीक है, तो इधर भी ड्रॉ कर लेते हैं। मान लीजिए अगर किसी ने 1.999 दे दिया तो हो जाएगा 1, और इधर जैसे जैसे 1.00 पे आ गया 001 पे, तब भी 1 ही रहेगा, 1 पे तो 1 रहेगा ही। बट यहाँ 2 पे जैसे आप 1.999 से ऊपर बढ़ेंगे टुवर्ड 2 आप जैसे ही पहुँचेंगे यहाँ लग जाएगा गोला, और वैल्यू शिफ्ट हो जाएगी टुवर्ड अप साइड। जैसे यहाँ देख रहे हैं वैल्यू शिफ्ट हो रही है ऊपर साइड हर बार। ठीक है, तो आपने जाने अनजाने में ग्राफ ड्रॉ कर दिया है गिवन फंक्शन का फॉर पॉजिटिव साइड। यही ग्राफ है पॉजिटिव साइड का। ठीक है, अब चलिए आपको नेगेटिव साइड ले चलता हूँ। जो x की नेगेटिव वैल्यूज़ हैं उसके लिए क्या होना चाहिए, आइए। और किसी ने कहा, शुरू करते हैं इस रेंज से। किसी ने कहा कि उसके पास वैल्यू है -4.5। ठीक है, ये कहाँ एग्जिस्ट करेगा, जस्ट एट द सेंटर। तो आप लेफ़्ट साइड देखेंगे, लेफ़्ट साइड कौन सा इंटीजर है इसके, -5। ठीक है, तो -5 वैल्यू रहेगी, और ये आएगा पॉइंट -5 वाला। ठीक है, और जैसे ही आप चलेंगे इस तरफ -4.9999, तब भी इसके लेफ़्ट साइड कौन सी वैल्यू है, -5। यहाँ भी इसकी वैल्यू रहेगी -5, और जब आप पहुँच जाएंगे -5 पे तो -5 को तो -5 होगा ही, यहाँ -5 रहेगा। इसको आप मिला दीजिए पूरा। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे मान लीजिए आपने एज्यूम किया -4.0000001, तब तक 5 ही आता रहेगा, क्योंकि लेफ़्ट साइड देखना है हमको ना, लेफ़्ट साइड देखना है, इसके लेफ़्ट साइड देखना है, तो 5 मिल रहा है बार बार, यहाँ भी 5 मिलता रहेगा। लेकिन जैसे ही आप 4 पहुँचेंगे -4 पे, ये वैल्यू यहाँ बन जाएगा ब्लैंक गोला, और वैल्यू शिफ्ट हो जाएगी टुवर्ड -4। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ भी देखिए, जैसे ही आप -3 पहुँचेंगे यहाँ हो जाएगा गोला, और वैल्यू शिफ्ट हो जाएगी -3 पे, यहाँ -3 पे। ठीक है, फिर ऐसे आप जैसे ही -3 पहुँचेंगे यहाँ आप रहेंगे -2.00001, तब तक वैल्यू 3 पहुँचती रहेगी, 3 आता रहेगा, ये 3 चलता रहेगा। ठीक है, जैसे ही आप 2 पहुँचेंगे -2 पे, जैसे ही आप -2 पहुँचेंगे, -2 यहाँ हो जाएगा ब्लैंक गोला, और शिफ्ट हो जाएगा
पोजीशन यहाँ पे -2। ठीक है, अब समझ गए होंगे आप कि कैसे इसका डायग्राम बन रहा है। ठीक है, और एक बात और ध्यान दीजिए, कहीं दिया है 0.0001 ये वाला पॉइंट, यहाँ कन्फ्यूजन होता है बच्चों को, 0.000001, तो ये इसकी वैल्यू भी -1 ही आएगी। आपको बस लेफ्ट साइड देखना नंबर लाइन के, जो लेफ्ट साइड नंबर आपको मिल जाएगा पहला, वही हो जाएगा इस फंक्शन का वैल्यू। ठीक है, हाँ आप समझ गए होंगे आप लोग आई थिंक। और यहाँ भी आपको कन्फ्यूजन होता होगा, अगर कहीं दिया किसी ने 0.5 दे दिया, 0.5, तो लेफ्ट साइड क्या है इंटीजर 0, तो यहाँ 0 वैल्यू चलती रहेगी, इस तरह वैल्यू 0 चलेगी। हमने यहाँ देखिए जो डायग्राम है उसको ड्रॉ कर लिया है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप इसको मैथमेटिकल इक्वेशंस में लिखना चाहें कैसे रिप्रेजेंट करना है, तो उस फॉर्म में मैं लिख के दिखा देता हूँ। मान लीजिए जो ये फंक्शन है, अगर इसकी वैल्यू 1 आ रही है तो आपका x वेरी कर रहा है आपका 2 से लेके 2 की साइड इक्वलिटी नहीं है, देखिए इक्वलिटी लगेगी 1 की साइड। ठीक है, और x की वैल्यू कोई दे रहा है 0, इसका मतलब x वेरी कर रहा है आपका 1 तरफ इक्वलिटी नहीं, इस तरफ इक्वलिटी लगेगी 0 तरफ। ठीक है, और कोई दे रहा है इसकी वैल्यू -1, देन अगेन x आपका 0 तरफ इक्वलिटी नहीं रहेगी, इक्वलिटी लगेगी -1 की तरफ। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। जो लेफ्ट साइड इंटीजर होता है वही वैल्यू होती है। देखिए ये जब पॉजिटिव वैल्यूज दी जाती है ना 2.3, 4.5, ये साफ साफ दिखता है। 2 इसमें दिख रहा है इंटीजर ले लेंगे आप, 5 दिख रहा है 5.4 में आप ले लेंगे। वही अगर आप जब नेगेटिव साइड जाते हैं, लिखा रहता है -2.3, तो वहाँ आप -2 नहीं उठा सकते हैं, वहाँ आप गलती कर देंगे। दैट्स वाई ये कॉन्सेप्ट दिया जाता है कि आप लेफ़्ट साइड जो इंटीजर है उसको लीजिए। ठीक है, तो ये पूरे थ्योरेटिकली लग जाता है एक बार में जो लेफ्ट साइड वाला, क्योंकि पॉजिटिव वाला तो सिंपल है पर नेगेटिव वाले में गलतियाँ करते हैं बच्चे। दैट्स वाई दिस कॉन्सेप्ट इज गिवन कि आप जो लेफ्ट साइड इंटीजर है उसको ले लीजिए, दैट इज़ द आंसर ऑफ दिस फंक्शन। फिर ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। आई होप अब आप समझ गए होंगे, मैंने बहुत डिटेल में समझा दिया है आपको, और इसको मैं जूम करके दिखा भी दे रहा हूँ कि आप लोग अच्छे से नोट कर सकें। जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ठीक है, और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब चलते हैं आगे इन दिस चैप्टर, और आगे क्या है, अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शंस। देखिए हर जगह है, जोड़ घटाना, गुणा भाग, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन हर जगह होता है। सेट में भी हो रहा था, उसको ऑपरेशन कहते थे हम लोग, लेकिन वहाँ फॉर्मेट्स अलग थे, और यहाँ भी होता है इन फंक्शन पे। ठीक है, तो बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट्स हैं, आप बहुत ईजिली समझ जाएंगे। देखिए यहाँ पे 2 फंक्शन दिए गए हैं f एंड g। ठीक है, जो रेंज है दोनों रियल नंबर से बिलोंग कर रही है, मतलब ये दोनों रियल वैल्यूड फंक्शन है। और आगे क्या बोला गया है, इन्होंने कहा एनी टू रियल फंक्शन। और रियल फंक्शन बोल दिया, इसका मतलब डोमेन भी रियल नंबर से बिलोंग करना चाहिए। अब देखिए यहाँ डोमेन भी रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, बताया गया। देन वी डिफाइन, इसको आप नोट कर लीजिए, दोनों फंक्शन के अगर डोमेन सेम है तो हम उसको ऐड कर सकते हैं वेरी सिंपली, कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। f(x) अगर दिया गया है x+3 और g(x) दिया गया है x² + x³ देन f+g(x) will be equal to x+3 + x² + x³। देयर इज़ नो इशू। अगर आपके जो रेंज है, सॉरी फॉर सेम डोमेन, हम इसको ऐड कर सकते हैं। यहाँ वो बोला भी गया है फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू बिग X, मतलब जो पहले डोमेन था दोनों फंक्शंस का, जहाँ जहाँ कॉमन डोमेन है वहाँ ऐड कर सकते हैं। ठीक है, नाउ सब्ट्रैक्शन की तरफ बढ़ते हैं, तो वहाँ भी
सेम कॉन्सेप्ट है। यहाँ भी बोला गया है रियल फंक्शन की बात की गई है, दोनों ही रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं या फिर रियल नंबर के सबसेट। तो यहाँ भी जस्ट सिंपली वी कैन सब्ट्रैक्ट दिस टू फॉर ऑल एक्स। डोमेन का होना चाहिए, डोमेन शुड बी कॉमन। जैसे मान लीजिए एक्स की अगर वैल्यू 2 ले रहे हैं तो दोनों ही में ही एफ में भी 2 जाना चाहिए और जी में भी 2 की एंट्री होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जी में 2 अलाउ ही ना हो, ठीक है, वही यहाँ लिखा गया है। यू कैन जस्ट नोट इट डाउन। ये सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं, बाद में यूज आएंगे। जस्ट टेक स्क्रीनशॉट। देखिए, और यहाँ है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ स्केलर। अगर कोई फंक्शन दिया गया है, मान लीजिए एफ एक्स इजकल टू क्या लूँ 3x³ लेता हूँ मान लीजिए। अगर कोई फंक्शन दिया गया है, इसमें कोई अगर अल्फ़ा से मल्टीप्लाई कर दे, अल्फ़ा एफ से मल्टीप्लाई कर दे तो इट विल बी अल्फ़ा एफ एक्स, ठीक है। और इसको इट इज़ नॉट इक्वल टू एफ इस तरीके से मत लिख दीजिएगा, ठीक है। इसका मतलब हो जाता है अल्फ़ा एक्स क्यूब, मतलब अल्फ़ा का क्यूब हो गया, ठीक है। इस तरीके से मत लिख दीजिएगा, दिस इज़ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। इसको आप ऐसे ही लिखिए एंड इट इज़ इक्वल टू अल्फ़ा एक्स क्यूब। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए इस एग्जांपल को, ठीक है। अगर अल्फ़ा से मल्टीप्लाई किया गया है पूरे फंक्शन में तो बस मल्टीप्लाई कर दीजिए, अल्फ़ा 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मैं एक एग्जांपल देकर दिखाता हूँ आपको। मान लीजिए एफ एक्स इक्वल टू x³ दिया गया है, हमने इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 इंटू एफ एक्स, तो 2 इंटू x³ हो जाएगा, ठीक है, इतना ही होगा। और x की वैल्यू अगर हम रख दें 3 तो इट विल बी इक्वल टू 2 इंटू 3 के पावर क्यूब, दैट विल बी इक्वल टू 54। इसको आप इस तरीके से मत कर दीजिएगा कि अगर 2f(x) है तो आप लिख दिए f इंटू f(2x), तो इसका मतलब हो जाएगा 2x का क्यूब एंड इट विल बी इक्वल टू 8x³ एंड इट विल बी इक्वल टू कितना मल्टीप्लाई होगा 4 टाइम्स मीन्स 216, ठीक है। दिस इज़ नॉट इक्वल टू दिस, ये बात ध्यान रखिएगा। आप उसके x से मल्टीप्लाई मत कीजिए, पूरे फंक्शन में मल्टीप्लाई करना है इस चीज़ को। इसको नोट डाउन कर लीजिए, नोट कर लीजिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, नाउ विल मूव टुवर्ड द नेक्स्ट थिंग। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन बोला गया है और 2 यहाँ भी सेम चीज़ें हैं। डोमेन रेंज रियल फंक्शन बोले गए हैं, मतलब कि डोमेन एंड रेंज दोनों ही रियल जो सेट है उससे बिलोंग करेंगे। तो यहाँ भी फॉर सेम डोमेन यहाँ बोल दिया गया है वी कैन मल्टीप्लाई, देयर इज़ नो इशू। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए इसको भी। और सेम थिंग विल बी अप्लाइड इन द कोसेंट ऑफ द, यहाँ डिवीज़न है देखिए फंक्शन का, यहाँ भी सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। बट यहाँ देखिए एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि जो gx नीचे आ रहा है, जो gx नीचे आ जा रहा है ना, इसको 0 नहीं होना चाहिए, इट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। हर जगह आपको बताया जा रहा होगा, कहीं भी अगर 2 चीज़ें लिखी गई, मान लीजिए p/q लिखा था, यहाँ भी कहा गया था कि 0 नहीं होना चाहिए क्यों, क्योंकि वो डिफाइंड नहीं होता है अगर 0 नीचे आता है तो, ठीक है। तो हेयर अगेन वन मोर कंडीशन इज गिवन, दैट इज gx शुड नॉट बी इक्वल टू 0। इसको हम नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग 1-2 क्वेश्चन करेंगे जिससे आपको जो कॉन्सेप्ट है उसमें क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है। Here a question is given, you have to do all the operations in this question। यहाँ देखिए एडिशन भी है, सब्ट्रैक्शन भी है, मल्टीप्लिकेशन भी है एंड डिवीज़न भी है। नाउ वी विल जस्ट डू इट। a + g(x), पहले आप वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई कीजिए, आफ्टर दैट सी द सोल्यूशन। तो जस्ट दोनों फंक्शंस जो हैं उनको आप डाउन कर दीजिए, दिस इज जस्ट सिंपल। f - gx बोला गया, तो जो दोनों फंक्शंस हैं उनको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन बोला गया, तो जो दोनों फंक्शंस हैं उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, दिस इज़ वेरी सिंपल, 2x³ + x²। और जो डिवीज़न बोला गया है, यहाँ बस एक ही बात ध्यान देनी है, यहाँ पर एक ही बात ध्यान देनी है, जो नीचे वाला जो फंक्शन है वो 0 ना हो जाए, ठीक है। 2x + 1 शुड नॉट बी इक्वल टू 0, कीप वन थिंग इन माइंड। इसका मतलब x शुड नॉट बी इक्वल टू -1/2। ओके,
ये जो चारों ऑपरेशंस हैं मैंने यहाँ कर दिए हैं एंड आई होप आपको समझ में आया होगा। इसमें कुछ है नहीं यार, सिंपली लिख देना था तो मैंने लिख दिया। इसमें क्या समझाऊँ, जहाँ समझाने वाली चीज़ें थी मैंने वहाँ बहुत ही रुक रुक के समझाया है, बहुत ही स्लो पेस में। ओके तो आज का वीडियो, आज का जो क्लास है आज यही ख़त्म होती है। आज का लेक्चर आई थिंक बहुत बड़ा हो गया है बट इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने बहुत चीज़ें सीख ली हैं और आपने ध्यान से सुना होगा लेक्चर को, तो आप आफ्टर 1 year or 2 year you will realize that how much you learnt from this class, this long class. ठीक है, okay, thank you for listening me and having such a patience to listen me, and please subscribe our channel so that we can grow together. Thank you.